हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इट इज द एट चैप्टर है ना, 8वां चैप्टर है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सेकंड पार्ट में। तो देखो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में बेसिकली जैसा कि हमने देखा था इंटीग्रेशन जो होता है ना, इंटीग्रेशन हमने क्या देखा था कि आप एरिया कैलकुलेट करते हो यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो ये बेसिकली डेफिनेट का ही एक पार्ट है जिसकी हेल्प से हम कर्व के जो द्वारा बाउंड हो रहा होगा, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व है ना, वो हम निकालते हैं। इसका इसलिए एरिया अंडर द कर्व, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, ये सब चीज़ें जो हैं वो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। इसको एक ही नाम से पढ़ते हैं, एरिया बाउंडेड बाय कर्व बोल सकते हैं। इसको हम बोल सकते हैं एरिया बाउंडेड बाय कर्व, एरिया बाउंडेड बाय कर्व, ठीक है, एरिया बाउंडेड बाय कर्व। तो कर्व के द्वारा अगर एरिया जो बाउंड हो रहा है वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे और क्या क्या तरीके होते हैं फाइंड आउट करने के, वो हम पढ़ते हैं। देखो क्या होगा कि आपको इसमें जो है ना एरिया बाउंडेड बाय कर्व, ये चैप्टर पढ़ने के लिए हमें 11th का कोनिक सेक्शन के बारे में तो बेसिक आइडिया, बेसिक क्या एक ठीक ठाक आइडिया होना चाहिए कि अगर हमें कोनिक सेक्शन का ही आइडिया होगा तो हम कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, पॉइंट कहाँ पर, कर्व कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, उसको ट्रेस करना है। तो एक थोड़ा सा आइडिया रफ स्केचिंग का और कोऑर्डिनेट के सेक्शन का जो हमें बेसिक आइडिया अगर होगा तो हम इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे, है ना, फील कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं एरिया बाय वर्टिकल स्ट्राइप्स। अब एरिया जो है वो दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले इस सारी चीज़ से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे मान लो कि आपको कोई भी एक कर्व दे रखा है, उसने सपोज बोल दिया कि कर्व जो है वो एफ एक्स से डिफाइन है। सपोज मान लेते हैं आपको जो है ना एक कर्व दिया हुआ और उसने बोला कि लाइन जो है x इक्वल्स टू ए, कर्व, ठीक है, सपोज मान लेते हैं कर्व y बराबर एफ एक्स, लाइन एक पार्ट दे रखा है लाइन x इक्वल्स टू ए, एक दूसरा दे रखा है लाइन x इक्वल्स टू बी। इनसे जो भी रीजन बाउंड हो रहा होगा, उसका एरिया निकालना। अब ये कर्व दे रखा है y बराबर एफ एक्स, x बराबर a का मतलब है लाइन पैरेलल टू y एक्सेस, है ना, y एक्सेस के पैरेलल। तो y एक्सेस के पैरेलल ये लाइन x बराबर a, ये लाइन जो है वो x बराबर b। तो अगर ये लाइनें x और इक्वल्स टू a, x बराबर b, ये जो है एक रीजन बाउंड कर रही हैं, मान लेते हैं लेट से दिस इज द रीजन, इसका एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है, इस बाउंडेड रीजन का। तो हमें बहुत, मैं बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि पहले तो हमें समझ में आना चाहिए कि एरिया होता कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं ये तो बस समझ में आ गई ना, आपने y बराबर एफ एक्स को ट्रेस किया, ये कोई कर्व है, लेट से कि y बराबर एफ एक्स जनरल जो है इक्वेशन दे रखी है y बराबर एक्स स्क्वायर। तो आप सभी जानते हो y बराबर एक्स स्क्वायर को जब हम ट्रेस करेंगे तो ये पैराबोला की इक्वेशन है और ग्राफ कैसा बनता है बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने फॉर एग्जाम्पल ट्रेस किया, ट्रेस करने के बाद मैंने जो फंक्शन है उसको ट्रेस किया तो ऐसा बन रहा है, ठीक। पर्टिकुलरली हम सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सारे एग्जांपल लेंगे। अगर मैं ये यहाँ पर जो है मैंने क्या डिफाइन किया, x बराबर a का मतलब होता है लाइन पैरेलल टू x एक्सेस, x के पैरेलल यूनिट डिस्टेंस a पर, x के पैरेलल डिस्टेंस b पर। तो मुझे इसका एरिया निकालना है। अब इसका एरिया निकालने की जनरल अप्रोच क्या है, मैंने ये सोचा कि इसके अंदर ना एक वर्टिकल स्ट्राइप मैंने काट दी इस तरह से, ठीक, ये वर्टिकल दिख रहा है क्योंकि वर्टिकल ये एक आपने ले लिया। और एक छोटा सा फंडामेंटल आप ये सोचें, जैसे कोई कर्वेचर है तो अपने को पता है कर्वेचर है, तो लेकिन कर्व पर अगर मैं बहुत नज़दीक के 2 पॉइंट सोचूंगा, बहुत नज़दीक, और ये जो है ना जितनी विड्थ आपको दिखाने के लिए मैंने बनाई है, प्रैक्टिकली मैं उतना पास बना के दिखा नहीं सकता क्योंकि प्रैक्टिकली मेरे लिए पॉसिबल नहीं है वो चीज़ बना पाना इस बोर्ड पर। तो आप ये एज्यूम करें कि 2 लाइनें जो है ना वो बहुत पास हैं एक दूसरे के, बहुत ही नज़दीक है। अच्छा, तो जब बहुत पास है तो आपने देखा कि ये एक्स एक्सिस पे लिया है, तो जब आप इसको एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं तो इसकी जो विड्थ है वो बहुत स्मॉल है। स्मॉल विड्थ होने की वजह से मैं इसको dx लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? dx लिख रहा हूँ। स्मॉल विड्थ होने की वजह से इसको मैं dx लिख रहा हूँ। और चूंकि ये लेंथ जो है y एक्सिस पे मानी है तो इसको मैं y लिख रहा हूँ। इसको क्या लिख रहे हैं? y लिख रहे हैं।
अब देखो, अगर कर्व की बात कर रहे हो तो कर्व पर जब भी 2 पॉइंट सोचे जाते हैं तो कर्व के 2 पॉइंट हमेशा बहुत नज़दीक के अगर पॉइंट सोचे हैं तो मुझे ऐसा लगेगा कि वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं। एक्चुअल में नहीं होगा, पर हम ये इंटरप्रेट कर पाते हैं या हम कंसीडर कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं कि वो पॉइंट जो है एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये कर्व है और ये बहुत नज़दीक के 2 पॉइंट हैं, तो मैंने ऐसा माना कि ये मुझे ऐसे स्ट्रेट लाइन जैसी दिखेगी। तो अगर स्ट्रेट लाइन जैसी होगी तो ये इसको मैं ना एग्जैक्ट रेक्टेंगुलर शीट के जैसे ट्रीट करूँगा, रेक्टेंगुलर शीट के जैसे ट्रीट करूँगा। अगर मेरे लिए ये रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी विड्थ dx है, बहुत छोटी विड्थ है, dx कंसीडर किया, उसकी रेक्टेंगुलर की लेंथ जो है y है, तो इस तरह की इनफाइनाइट शीट्स, स्ट्राइप्स जो है यहाँ बनेंगी। भाई आप तो अनंत पट्टियाँ काट सकते हो इस तरह की। भाई एक ये है, फिर बहुत नज़दीक दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, मतलब इधर मिला के नंबर ऑफ शीट्स जो है वो इनफाइनाइट कर देंगी, है ना। नंबर ऑफ शीट्स जो है वो इनफाइनाइट होंगी। तो अगर मैं एक का एरिया कैसे निकालते हैं, एक का एरिया जो है निकालते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ। व्हाट इज लेंथ? y, व्हाट इज ब्रेड्थ? dx। तो y डॉट dx क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा y डॉट dx। अगर एरिया y डॉट dx है तो लिमिट जो है अप्लाई करनी है। अब देखो लिमिट कहाँ से लगाएंगे, क्योंकि आप जो है ना सारी जो है वो स्ट्राइप्स जो है इस तरह से वर्टिकली काटोगे, तो इनिशियल कहाँ से शुरू कर रहे हो? ए से, यानी कि ए से ज़्यादा और बी से कम, तो बिटवीन ए एंड बी। तो जो मैं इसको, अगर मैं अभी एक का निकालना है, इंटीग्रेशन का इन जनरल क्या होता है कि छोटे छोटे पार्ट्स को ऐड करना, बड़ा बनाना, है ना। तो अगर मैं एरिया की बात करूँ पूरे का, अगर मैं एक पट्टी का एरिया तो y डॉट dx आ जाएगा, एक पट्टी का एरिया किससे आ जाएगा? y डॉट dx के। अगर इनफाइनाइट स्ट्राइप्स का निकालना है तो कैसे करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। कहाँ से कहाँ तक कर देंगे? ए से बी तक कर देंगे। तो ये जो जनरल फॉर्मूला बन गया, एरिया बराबर y a टू b y डॉट dx, इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है। ये अप्रोच है कि कर्व और लाइन के द्वारा जब एरिया बाउंड होगा, एक्सिस के द्वारा जब एरिया बाउंड होगा, तो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें डिफरेंट सिचुएशंस बनती हैं, वो क्या बनती हैं, कैसे बनती है, वो हम देखेंगे। सबसे पहले जनरल अप्रोच आप ये डायग्राम बना के लिख लें, फिर मैं वो टाइप 1 से लेके स्टार्ट करता हूँ आगे तक, ये नोट करें। ठीक है, अब देखो पहला तरीका जो है, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है वो देखें। टू डिटरमाइन द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू fx, जो मैंने बताया सेम वो पहला ही है, हाँ वो पहला ही टाइप है। ठीक, ये आपने वर्टिकल टाइप काट ली, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं, पूरा बता ही दिया मैंने। तो ये इसको केस 1 डाल के नोट कर लें, उस बस वो जो डायग्राम बनाया था वहाँ पे केस 1 लिख दें। ठीक, जब आपको कोई कर्व दे रखा है, fx से डिफाइन है ये वाला कर्व, और इस पर लिमिट बता दी है ए से बी का मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एरिया निकालना है। तो ये जो पूरा पार्ट है जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, इसमें कोई भी एक वर्टिकल स्ट्राइप लेके इंटीग्रेट कर देंगे ओवर द लिमिट्स और हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ये लिख लिया होगा। सेकंड पार्ट देखते हैं। अभी तक जो है वो एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर था, ठीक है। एरिया इस चैप्टर में, जैसा कि डेफिनेट में आपने देखा था, आप अलजेब्रिक सम वहाँ पर देख रहे थे। मतलब अलजेब्रिक एरिया का मतलब क्या है कि वो डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमारे आंसर जो है पॉजिटिव भी आ रहे थे, नेगेटिव भी आ रहे थे। पर यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो एरिया का अप्रोच जो है वो क्या है, एरिया हमें नेगेटिव नहीं लिखना है। तो इसीलिए ये देखो ना, ग्राफ जो है वो बियॉन्ड द एक्सिस बन रहा है इस बार। जैसे कि लास्ट कंडीशन क्या थी, केस सेकंड कुछ इस तरीके से बन रहा है। आपने जब fx को ट्रेस किया तो fx कुछ इस तरीके से आ रहा है, fx इस तरीके से आ रहा है, और लाइन जहाँ से जहाँ के बीच के एरिया निकालना है वो कुछ इस तरह से दे रखी है। ये x बराबर a है ना, और x बराबर b, करेक्ट। तो ये जो लाइन दे रखी है
अब इसके बीच का एरिया अगर बाउंड हो रहा है ये वाला, तो एरिया चूंकि बिलो द एक्स एक्सिस है, एरिया चूंकि बिलो द एक्स एक्सिस है, तो वी यूज द मॉड, है ना, मॉडुलस का या यूज करेंगे। तो बस ये ध्यान रखें, एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, मॉड के अंदर लिखेंगे, ये चीज़ नोट कर लें, ठीक है। डायग्राम बना के सेकंड लिख लें। मॉड किस लिए समझ में आया होगा, थर्ड केस क्या कह रहा है, केस थर्ड कह रहा है y बराबर एफ एक्स कट्स द एक्स एक्सिस एट एक्स इक्वल्स टू सी। अब मान लेते हैं कर्व कभी ऐसा दे रखा है जो एक्स एक्सिस को कट करके जा रहा है, जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है आपको ना, ये आपका कर्व है, मैं इसमें ही समझा देता हूँ, दोबारा नहीं बना रहा। ये कर्व दिया हुआ है, इस कर्व को आपने देखा जब ये कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो कुछ पार्ट, कुछ एरिया जो है ना वो एक्स एक्सिस के नीचे की तरफ आ रहा है, बाउंड हो रहा है, जैसे ये वाला पार्ट एक्स के नीचे की तरफ बाउंड हो रहा है, और कुछ पार्ट जो है वो एक्स के ऊपर की तरफ बाउंड हो रहा है, कुछ पार्ट जो है वो एक्स के ऊपर की तरफ बाउंड हो रहा है। तो अगर ये दो पार्ट जो है इसका एरिया निकालना है, तो नीचे वाले पार्ट के लिए जब हम निकालेंगे तो लिमिट ए टू सी ब्रेक करके निकालेंगे ना। इस केस में हम डायरेक्टली ऐसे नहीं सोच सकते कि ए से बी डायरेक्ट हम इंटीग्रेट कर दें, क्योंकि ए से बी डायरेक्ट इंटीग्रेट करोगे कभी भी आंसर नहीं आएगा, जो भी आंसर आएगा वो गलत आएगा। उसमें यह भी है कि आप फंक्शन क्या फंक्शन लिखोगे, है ना। तो करेंगे क्या, एक बार में ए टू सी जहाँ पर वो जीरो हो रहा है, देखो ऑब्वियस सी बात है, जब कर्व एक्स को कट करेगा, तो जब कट करेगा तो कहीं ना कहीं पर फंक्शन जीरो हो रहा होगा, तो जहाँ पर फंक्शन जीरो हो रहा होगा वहाँ पर लिमिट ब्रेक होगी, उसके बाद फिर स्टार्ट होगा। तो यानी कि एक्स इक्वल्स टू ए से लेके सी तक जो है वो चूंकि बिलो द एक्स एक्सिस है इसलिए मॉड लगाया, ये अबव द एक्स एक्सिस है इसलिए बिना मॉड के लिखा, दोनों को सम कर दिया, इसका सम प्लस इसका सम, मान लेते हैं ये एरिया A1 है और ये एरिया A2 है, तो टोटल एरिया A1 प्लस A2 से लिखा जाएगा, नोट करें। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, अगला पार्ट क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो है वो किस तरह से कुछ कह रहा है कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं बीच में, कह रहा था एरिया बाउंडेड बाय सेक स्क्वायर एक्स, कहाँ से कहाँ तक। देखो इस क्वेश्चन में आपको ग्राफ बनाने की नीड नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट बस आपको समझाया गया है। अब ऐसा सेक स्क्वायर एक्स का ग्राफ आप जो भी आएगा, है ना, तो सेक स्क्वायर एक्स के केस में अपने को ये बता दिया गया एरिया कहाँ से कहाँ तक निकालना है, π/6 से लेके π/3 एंड एक्स एक्सेस, ठीक है, एक्स एक्सेस। अच्छा, तो एरिया जो होता है वो क्या होता है, जनरल अप्रोच, हमने मान लिया जो भी ग्राफ आ रहा होगा वो ये π/6 है और ये π/3 है, तो जनरल जो है यहाँ से यहाँ तक एरिया निकालना है, तो y.dx के कॉन्सेप्ट से हम वर्टिकल स्ट्राइप काट के एरिया कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये तो सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इंटीग्रेशन फ्रॉम π/6 से लेके π/3, ठीक है, π/6 से π/3 y.dx, दिस इज एरिया, एक का एरिया, इंटीग्रेशन मतलब इनफाइनाइट स्ट्राइप्स हो गई और लिमिट वो लगा दी तो एरिया आ जाएगा। अब y जो है वो आपको रिप्लेस करना होगा। देखो एक इसमें कई बातें कन्फ्यूजन कहाँ पे हो सकता है बता दे रहा हूँ। जब आप dx के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप वाला केस ही बताऊंगा, तो dx का मतलब है कि आप उसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो। जब आप उसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो तो आपकी लिमिट जो है वो भी x एक्सिस पे ही चलेगी, लिमिट x पे बात करोगे, और फंक्शन जो है y दे रखा है, y को आप x के फॉर्म में लिखेंगे, y बराबर एक्स सेक स्क्वायर एक्स है, तो आप यहाँ सेक स्क्वायर लिखेंगे, तो ये आ जाएगा एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन π/6 से लेके π/3 और y की जगह sec square x dot dx. What is the area of what is the integration of sec square x? Sec square x का इंटीग्रेशन 10x, तो y area is equals to 10x, limit is π/6 से π/3, limit is what? Limit is
π/6 से लेके π/3, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x है ना। अब देखो एरिया बराबर क्या, एरिया बराबर 10 π/3 माइनस 10 π/6, 10 π/3 माइनस 10 π/6, तो एरिया इज इक्वल टू व्हाट इज 10 π/3, 10 π/3 इज 1060, 1060 इज √3, तो √3, 1030 इज 1/√3, तो √3 माइनस 1/√3, तो दिस इज 3 माइनस 1/√3, दिस मीन्स 2/√3, दिस इज इक्वल टू 2√3/3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक, तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये आपका एरिया जो है, यूनिट दे रखी है, एरिया में हमेशा यूनिट लिखी जाती है, जैसा कि आप फिजिक्स में भी देखते आ रहे होंगे ना, तो बस हमने क्या लिखा, स्क्वायर यूनिट्स, करेक्ट है, लिख लो। अपने को नहीं पता वो किसकी बात कर रहा है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर क्या है, तो अपने यूनिट जो भी है स्टैंडर्ड यूनिट लिख देते हैं, स्क्वायर यूनिट्स, और एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, डायमेंशन का 2 बार मल्टीप्लाई होता है ना, इसलिए। ठीक है, तो ये एक लॉजिक है कि हम कैसे यूजिंग द इंटीग्रेशन कैसे हम कर्व्स का एरिया इवेल्युएट करेंगे, तो दैट्स वाई द नेम इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, जिसको हम दूसरे नाम से भी डिफाइन करते हैं, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है सिचुएशन कुछ इस तरीके से हो जाए, टू डिटरमाइन द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x इज इक्वल टू f बाई द y एंड द y एक्सेस एंड द एब्सिसा एट y इक्वल टू c, y इक्वल टू d। ये एग्जाम्पल है हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप का। मान लो कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए, और इन जनरल हम वर्टिकल स्ट्राइप से ही कैलकुलेट करते हैं, पर इस तरह के केसेस में आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप लेनी पड़ेगी। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर इसका एरिया निकालना है, ठीक है, तो इसका एरिया निकालना है। अब जैसे आपने ये पता है ना, ये कुछ दे रखा है y बराबर c से y बराबर d, ये दे रखा है y बराबर c से लेके y बराबर d तक। यहाँ पर आप जो है ना एक हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप ले लीजिए, जैसे हमने वही सेम कॉन्सेप्ट। अब ये हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप जब आपने ली, जब आप ये हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप लेंगे, ठीक है ना, इसकी विड्थ को मैंने dy ले लिया और लेंथ को x ले लिया, क्योंकि x एक्सिस पे है, विड्थ y एक्सिस पे, इसलिए dy छोटी विड्थ। इस केस में एरिया आप लिखोगे इंटीग्रेशन फ्रॉम c टू d, है ना, लिमिट अब y एक्सिस पे लग जाएगी, चेंज क्या हो जाएगा, x डॉट dy हो जाएगा, और x फंक्शन में आपको दे रखा होगा। तो ये जो है एग्जाम्पल है हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप से कैसे एरिया एवेल्युएट करेंगे। ठीक है, जब x बराबर एफ वाई दे रखा है, जैसे y बराबर एफ एक्स की बात कर रहे हो तब उस केस में, और जब x बराबर एफ वाई की बात करोगे, इस तरह से कर्व बन रहा है, तो यहाँ पर इस तरह से निकाला जाएगा। तो ये चीज़ आप जो है लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, और साथ में डायग्राम भी बना लीजिएगा। अगला कह रहा है फाइंड द एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय, है ना, कर्व एंड लाइंस कुछ दे रखे हैं। तो यार देखो y बराबर 4x स्क्वायर, जो कर्व दे रखा है वो क्या दे रखा है, y बराबर 4x स्क्वायर। अब यही चीज़ मैंने बोली थी कि आपको थोड़ा सा ना बेसिक आइडिया चाहिए कोऑर्डिनेट का, है ना, कोऑर्डिनेट में जो भी हमने पढ़ा है कोनिक सेक्शन का, क्योंकि बेसिकली पैराबोला और सर्कल्स बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में इन्वॉल्व रहता है ना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। तो अगर हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल की जानकारी नहीं है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला की जानकारी नहीं है, तो हम उसके ग्राफ को ट्रेस नहीं कर पाएंगे। इफ़ यू वुडेंट बी एबल टू ट्रेस द ग्राफ ऑफ दिस टाइप ऑफ फंक्शंस, है ना, तो आपके क्वेश्चंस जो है बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगे आपके लिए। तो पहला मेरा सजेशन यही है कि अगर आपको इसमें अनकंफर्टेबल हैं तो थोड़ा सा इसकी एक बार ज़रूर प्रैक्टिस कर लें पहले।
तो y बराबर 4x² अगर दिया हुआ है, अब y बराबर 4x² जो है वो अपने को पता है ना, ये पैराबोला होता है, अपवर्ड फेसिंग होता है। दिस इज अ पैराबोला अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है। तो जैसे मैंने y बराबर 4x² को ट्रेस किया, ये हमने y बराबर 4x² बनाया, ठीक है। अब x बराबर 0 का मतलब होता है y एक्सेस, दिस इज x बराबर 0 है ना, दिस इज x बराबर 0। ऐसा कुछ, ये जो y एक्सेस है और ये जो x एक्सेस है, ये लाइन जो है वो x बराबर 0 है। ये लाइन क्या है, x बराबर 0 है। ये लाइन जो है वो x बराबर 0 है, जिसको y एक्सेस बोला। ये y बराबर 1 है और ये y बराबर 4 है। तो y बराबर 1 जो होता है पैरेलल एक्सेस होती है, x एक्सेस के पैरेलल होता है। तो ये जो है y बराबर 1 है और y बराबर 4 क्या होता है, ये y बराबर 4 हो गया, ठीक है। अब मैंने यही, एक्चुअली ये लाइन तो पूरी होगी, इस तरफ होगी, लेकिन एक्चुअली उसने बोला है कि इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, उसमें दे रखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि y बराबर 1 तो पूरी लाइन होगी, लेकिन ये अपने को डिक्लेयर कर दिया कि y फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, यानी कि सिंपल जो है वो इसकी बात कर रहा है ना, इसकी। तो जो शेडेड पोर्शन है, जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, रीजन आइडेंटिफिकेशन इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट। द मेन पार्ट जो है वो यही है कि आप ग्राफ ट्रेस करें, रीजन आइडेंटिफाई करें, उसके बाद तो आपको पता ही है कि कैसे लिखना है ना, वो बहुत बड़ा टास्क नहीं है। तो जो थोड़ा सा काम जो है, जिस पार्ट में काम है वो पार्ट यही है कि आपको जब इक्वेशंस दे रखी होगी उससे आपको ग्राफ ट्रेस करना और रीजन का आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। अब देखें, अब जैसे मान लेते हैं वर्टिकल स्ट्राइप ये मैंने कट करी, ठीक है, दिस इज एक वर्टिकल स्ट्राइप ले लिया आपने, और अगर मैं इसको ओवर द इंटरवल वो कर दूं, अच्छा एक्चुअली इसमें वर्टिकल की जगह आप तो देखें, ये जो है ना, थोड़ा सा ये ध्यान दें, इसमें ध्यान ये दें कि ये जो है ना इस तरह से आप देख लो, क्योंकि लिमिट जो है ना वो आपको कहाँ दी हुई है, आप देखो लिमिट y बराबर 1 से 4 दे रखी है। तो लिमिट अगर y पे दे रखी है तो ये जो है इसकी विड्थ y एक्सेस पे आपने dy ले ली, और ये जो है लेंथ जो है वो x ले ली, इसकी लेंथ जो है वो x ले ली, लेंथ मैंने x ले ली इस टाइप की। तो एरिया जो है, एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x डॉट डी वाई एंड व्हाट इज x डॉट डी वाई। अब डी वाई पर लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगा रहे हो, y बराबर 1 से लेके 4 तक, तो लिमिट जो है y की लगेगी 1 से लेके 4 तक। तो ये देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको समझ में आएगा कि आप किस तरह की स्टेप लेके सॉल्व करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब x के लिए आप देखें, x बराबर क्या आएगा, x बराबर वाई स्क्वायर बाई 4, सॉरी x स्क्वायर बराबर वाई अपॉन 4, तो x बराबर अंडर रूट वाई बाय 2, यानी कि ये आ जाएगा एरिया इज इक्वल्स टू, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एरिया इज इक्वल्स टू 1/2, तो मैंने बाहर ले लिया, क्यों, क्योंकि जो 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा और y का क्या हो जाएगा अंडर रूट वाई। तो एरिया जो है 1 से लेके 4 तक यहाँ पर आ गया y की पावर 1/2 डी वाई। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो अंडर रूट वाई है, चलो समझ ही गए हो यार वैसे तो, है ना, x बस x की वैल्यू फाइंड आउट करके लिखी है, तो x की वैल्यू आप लिख सकते हो, ठीक। अब देखें तो एरिया जो है ना वो क्या हो जाएगा, देखो एरिया हो जाएगा 1/2, y की पावर 1/2 का क्या हो जाएगा, y की पावर 3/2 और अपॉन में 3/2, ठीक है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 तक, तो 3/2 पलट के कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2/3 और y की पावर 3/2, लिमिट 1 से लेके 4 तक, तो ये 2 से 2 कटा, तो ये हो जाएगा 1/3, यहाँ पर हो जाएगा 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, तो ये 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/3, यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर और होल पावर कितना, 3/2 माइनस 1, ये चीज़ आ जाएगी। ये 2 से ये कटा तो 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना, 8 माइनस 1 कितना, 7, तो ये आ जाएगा 7/3, एरिया आ जाएगा इसका 7/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो आप नोट कर लें, तो इस केस में एरिया जो आ जाएगा वो आ जाएगा 7/3 स्क्वायर यूनिट्स, लिखें।
अगला है एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन टू कर्व्स, है ना। अब अभी तक जो हम देख रहे थे वो आर्टिकल में हमने देखा कि एक कर्व है और लाइंस है। लाइंस में या तो वो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, या पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब अगर हम बात करें दो कर्व्स के बीच में जब एरिया बाउंड होगा तब सिचुएशन कैसी होगी, क्योंकि अभी तक जो भी हमने देखा उसमें एक ही कर्व इन्वॉल्व था, हमेशा एक कर्व इन्वॉल्व था। तो एक कर्व के केस में क्या होता है, आपने y डॉट डी एक्स लिखा या x डॉट डी वाई लिखा, तो आपने y की वैल्यू उस कर्व से रख दी उठा के, या x की वैल्यू वहाँ से रख दी। पर जब आपके पास दो चीज़ें होंगी, y1 और y2 दो चीज़ें होंगी, तो हम कैसे करेंगे वो थोड़ा सा देखने वाली बात है। केस फर्स्ट सेम यहाँ पे y वर्टिकल स्ट्राइप्स, थोड़ा सा एक बार डायग्राम को देख लो फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट्स से y बराबर एफ एक्स एंड y बराबर जी एक्स, है ना। दो कर्व हैं, इनके बीच में जब एरिया बाउंड हो रहा है तो कैसे होगा, बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे कि देखें, लेट्स से दिस इज y बराबर एफ एक्स, ठीक है। देयर इज अनदर कर्व, है ना। लेट्स से दिस इज सेकंड कर्व which is y बराबर g of x, correct. Now we have to find the area bounded between two curves. Let's say इस एरिया की बात कर रहे हो और तुम्हें ये बोल दिया गया, यहाँ पर ये बता दिया गया कि ये जो है वो x बराबर a है, ये जो है वो x बराबर b है। तो सेम तरीके से अब इस केस में इन जनरल मेरी बात सुनना, अगर आप y डॉट डी एक्स से कर केवल तो हम कर ही नहीं सकते कि दो कर्व हैं, तो बेसिकली हमने वही वर्टिकल स्ट्राइप वाला ही फंडा यूज़ किया कि मैंने यहाँ पर फिर से एक वर्टिकल स्ट्राइप कट करी, एक वर्टिकल स्ट्राइप कट करी और वही सेम चीज़ डी एक्स माना, चूँकि ये y के अलॉन्ग है तो y माना। अब मैं कैसे लिखूँगा वो देखो, तो एरिया जो होता है वो लिखोगे आप a टू b, है ना। y डॉट डी एक्स तो लिखेंगे ही लिखेंगे, पर y के केस में ये y ये भी दो है ना, तो जो कर्व ऊपर की तरफ है उसमें से नीचे वाले कर्व को सब्ट्रैक्ट करने का तो तरीका होता है, उस तरीके से ये लिखा जाता है। तो कैसे लिखेंगे वो देख लें जरा एक बार। सब्ट्रैक्ट करते हो आप a टू बी एफ एक्स डी एक्स माइनस a टू बी जी एक्स डी एक्स, तो आप डायरेक्टली लिख लो a टू बी एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स, है ना। ये चीज़ लिखी जाती है। तो जब आप एरिया लिखोगे तो क्या लिखोगे, ए से बी के बीच में लिखना वो तो करेक्ट है। ऊपर कौन सा कर्व है एफ एक्स, नीचे कौन सा कर्व है जी एक्स, तो एफ एक्स माइनस जी एक्स इंटू डी एक्स, ए टू बी एफ एक्स माइनस जी एक्स इंटू डी एक्स। अब आप निकाल लो, आंसर आ जाएगा। इसको आप सेपरेट कर सकते हो, जैसा कि वहाँ पर लिखा हुआ था ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, पहले इंटीग्रेट कर लो, माइनस लिमिट ए टू बी जी एक्स डी एक्स, है ना। दिस कैन बी रिटन एज, तो अपने को पता ही है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये एक तरीका है। तो पहले ये थ्योरी लिखें, ठीक है। वर्टिकल स्ट्राइप से एरिया बिटवीन टू कर्व्स y बराबर एफ एक्स एंड y बराबर जी एक्स बिटवीन द ऑर्डिनेट साइड x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू b इज डिफाइंड एज a टू बी एफ एक्स डी एक्स माइनस a टू बी जी एक्स डी एक्स। लिखें, नोट करें। केस टू वाई हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स, है ना। अब अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स के केस में करोगे तो वही सेम चीज़ है ना, आपको ये वाई पर दे रखा होगा सी से डी, है ना, और ये डी वाई हो जाएगा क्योंकि विड्थ जो है वो इस बार आप वाई के अलॉन्ग देख रहे हो ना, तो ये हो जाएगा वाई एक्सेस पे डी वाई हो जाएगा, और ठीक है इसकी एक्स के अलॉन्ग है लेंथ, तो इसको एक्स डॉट डी वाई से निकालेंगे। अब इसमें देख लो, इस केस में जब आप बात करोगे ना, इस केस में जब आप बात करोगे
तो दिस इज अगेन ऊपर की तरफ जो कर्व है, देखो ये वाला जो कर्व है ये ऊपर की तरफ है, ये x बराबर एफ बाई है, ये कर्व जो है वो नीचे की तरफ है, ये x बराबर जी बाई है। तो अगेन यहाँ पर भी वही करेंगे, एफ बाई माइनस जी बाई, है ना। तो इस केस में एरिया कैन बी रिटन एज बिटवीन सी टू डी, तो सी टू डी हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा एफ बाई माइनस जी बाई, एफ बाई माइनस जी बाई, एफ बाई माइनस जी बाई इंटू डी बाई। ये लिख सकते हो, नोट करें, ये बना ले। करेक्ट है। अब कुछ क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। ये ऑलमोस्ट हमने सारे केसेस देख लिए हैं, ठीक है, तो जो जिनसे अपना काम चला सकते हैं। तो देखिए, कंप्यूट द एरिया ऑफ द फिगर बाउंडेड बाय द स्ट्रेट लाइंस x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2 एंड द कर्व y बराबर 2 रेज़ टू द पावर x एंड y बराबर 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब वही चीज़ है कि अपने को दो कर्व दे रखे हैं, y बराबर 2 की पावर x जो कि स्टैंडर्ड कर्व होता है, पता होता है सबको, y बराबर 2x माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम ये पैराबोला की क्वेश्चन है, पर एग्जैक्ट क्या होगा, शिफ्ट किया हुआ पैराबोला है, कहाँ शिफ्ट हो रहा है वो हम देख सकते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद। देखो, तो y बराबर 2 रेज़ टू द पावर x, ये तो एक्सपोनेंशियल कर्व है, अपने को पता ही है ना एक्सपोनेंशियल कर्व है ये, और ये पता होना भी चाहिए, स्टैंडर्ड है। ग्राफ भी बता दूं मैं आपको, वैसे तो आपको पता होना भी चाहिए और पता होगा भी शायद। ये होता है ना y बराबर 2 की पावर x, ये होता है, ठीक है। ये कहाँ कट करता है भाई, ये भी पता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। क्यों 1,0 पे क्यों कट करता है, रीज़न क्या है, x की जगह ना y की जगह 0 डालोगे तो 2 की पावर x बराबर 0 आ जाएगा, 2 की पावर x बराबर 0, मैंने कुछ गलत बोला क्या, सॉरी, y की जगह 0 डालोगे ना तो 0 बराबर 2 रेज़ टू द पावर x, करेक्ट। अब देखो यार, ये चीज़ जो है ना वो 2 की पावर 0 में कन्वर्ट हो रही है। अच्छा, एक काम करो, x की बराबर 1 डाल दो, तो 2 की पावर 1 बराबर y, तो y बराबर 2 आ जाएगा, करेक्ट है। मैं 1,0 क्यों लिख रहा हूँ यार, 0,1 लिखना चाहिए ना मुझे, इसलिए मिस्टेक हो रही है, क्यों लिख रहा हूँ इसको। दिस इज 0,1, y का पॉइंट है ना, y पर तो x हमेशा 0 होगा। अब सही आ जाएगा, अब देख लो, तो y बराबर 2 की पावर x जो है वो 2 की पावर x है, इसमें क्या रखना है, x की वैल्यू 0 रखनी है, तो 2 की पावर 0 बराबर y, तो y बराबर 1 आ जाएगा। तो दिख रहा है पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है इस कर्व को, पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए जहाँ पे कट करता है वो क्या होता है, 0,1 होता है। तो ये सारी बातें अपने को पता है, ये कर तो तुम्हें आइडिया है। x बराबर 0 का मतलब क्या हो गया, x बराबर 0 का मतलब हो गया y एक्सेस, तो मतलब इधर वाला पार्ट तो हटा ही दो, है ना। तुम्हें जो मतलब, तुम्हारे मतलब का जो काम नहीं है वो कौन सा चीज़, x बराबर जैसे 0 बोला तो इधर वाला पार्ट अपने आप खत्म हो गया, ठीक, बहुत बढ़िया। x बराबर 2 बोला, इसका मतलब उसने इधर भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया। तो अपने को पता है इसके बीच में खेलना है, अपने को इसके बीच में खेलना है, ठीक। तो आधा काम तो कर लिया तुमने y बराबर 2 की पावर x से, आधा काम बाकी है y बराबर 2x माइनस एक्स स्क्वायर से। तो इसको जरा समझते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट में मिटा रहा हूँ। अब y बराबर 2x माइनस एक्स स्क्वायर की जब बात करोगे, जब y बराबर 2x माइनस एक्स स्क्वायर की बात करेंगे, थोड़ा सा अगर मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की तरफ ले जाऊं इस इक्वेशन को, तो ये क्या होगा, माइनस साइन एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो y बराबर माइनस साइन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 1, करेक्ट है। ये तीनों चीज़ें जो है ना जोड़ जाड़ के देखो कितना आ रहा है, तो ये y बराबर माइनस साइन दिस इज x माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 1, करेक्ट। तो ये हो जाएगा y प्लस 1, बेसिकली दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, इधर भी माइनस आ जाएगा, तो y माइनस 1 इधर जाके क्या आ जाएगा, y माइनस 1, तो y माइनस 1 बराबर माइनस साइन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो दिख रहा है, दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, सभी को दिख गया। y माइनस 1 बराबर माइनस टाइम
x माइनस वन का होल स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अच्छा एक बात सोचो, अगर मैं यार इस इधर लिखता हूँ y माइनस वन का y माइनस वन बराबर, मेरी जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला आई वो कुछ इस तरीके से आ रही है, y माइनस वन बराबर माइनस साइन x माइनस वन का होल स्क्वायर। अगर मैं इस पैराबोला को ट्रेस करने की कंडीशन में हूँ, मैं इसको ट्रेस करना सोच रहा हूँ, तो कैसे ट्रेस करेंगे जरा वो देखो। ये डिफाइन हो गया है कि अपने को जो भी काम करना है x बराबर 0 यानी कि ये, और x बराबर 2 मैंने कहीं यहाँ पे ले लिया। और तुमने थोड़ी देर के लिए ना एक चीज़ और समझ ली है कि आपने एक कर्व पहले से ही डिसाइड कर रखा है, निकाल रखा है, ये कर्व जो है वो 2 की पावर x को रिप्रेजेंट कर रहा है, करेक्ट, बिटवीन 0 एंड 2, ठीक। अच्छा अब मुझे इस कर्व के बारे में जरा देखना है, जरा ध्यान से, तो ध्यान से देखना, समझना जरा। भाई x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर जैसे मैंने 0 रखा, देखो एट x इक्वल्स टू 0, मैं चेक करना चाह रहा हूं, ये -1 आया, -1 का स्क्वायर कितना, +1 यानी कि ये -1, तो y माइनस वन बराबर -1 यानी कि y बराबर 0, तो x बराबर 0 पर y बराबर कितना 0, तो ये पॉइंट मिल गया ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। यानी कि जब मैं x बराबर 0 पर देखा तो y की वैल्यू 0 है, ठीक, कर्व यहां से आएगा। अब चूंकि y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर एक्स स्क्वायर क्या होता है, y बराबर एक्स स्क्वायर अपवर्ड फेसिंग होता है, ये क्या लिखा हुआ है, y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब पैराबोला डाउनवर्ड फेसिंग है। तो ये तो समझ में आ गया तुम्हें कि ये पैराबोला इधर नीचे कहीं भी जा रहा होगा, इधर से ऐसा उठ रहा होगा, एक रफ स्पेसिंग की रफ की बात कर रहा हूँ, पैराबोला यहाँ से कहीं उठेगा नीचे माइनस इनफाइनाइट से, उससे लेना देना नहीं है क्योंकि उसकी बात ही नहीं करी। तो मुझे ये पता लग गया कि ये जो है शेप कुछ इस तरह से बनेगा। अब ये शेप इस तरह से बनेगा, ये और चेक कर लूँ कि क्या ये x बराबर 2 पर y बराबर 0 हो रहा है, ठीक है। अच्छा x बराबर 2 पर आप जनरल चेक करो कि वो कहाँ जा रहा है, x बराबर 2 पर, x बराबर 2 रखो तो 2 माइनस 1 अगेन कितना 1 का स्क्वायर 1 -1 यानी कि 2x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर भी y बराबर 0, यानी कि क्लियरली पता लग गया यार कि ये कुछ ऐसा बन रहा है, इसके बीच में पैराबोला जो है वो कुछ इस तरीके से। तो मैंने पूरा ट्रेस नहीं किया, ये बात ध्यान रखना, अपने को आप जो है फंक्शन, जैसे फंक्शन में हम देखते हैं तो हम पूरे एंटायर डोमेन की बात करते हैं, यहाँ पर डोमेन से कोई मतलब नहीं है, मुझे केवल ये डिफाइन कर दिया गया कि इसके 2 पॉइंट है ना, इनके बीच में बात करनी है। तो मैंने ये देख लिया ग्राफ को ऐसा बन रहा है, अब कोई बात नहीं तुम्हारे लिए, अब जो है ना तुम्हें क्या करना है, इस वाले पार्ट का एरिया लिखना है, करेक्ट, ये वाले पार्ट का एरिया लिखना है, आसान सी बात है ना, वर्टिकल स्ट्राइप काट दो, एरिया लिख दो, तो बस ये काम अगर कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई दिक्कत आने वाली है इस क्वेश्चन में। अब कर लो, वर्टिकल स्ट्राइप काट देंगे, मान लो ये जो है ना वर्टिकल स्ट्राइप काट दी, और ये वर्टिकल स्ट्राइप जो है इस तरह की इनफाइनाइट वर्टिकल स्ट्राइप कट देंगे, मान लेते हैं ये dx है और ये जो है y है। अब एबव अपर कर्व माइनस लोअर कर्व वाला फंडा लगाएंगे क्योंकि 2 कर्व के बीच में बाउंड हो रहा है, ये ध्यान रखना, ये एरिया जो है वो 2 कर्व के बीच में बाउंड हो रहा है। तो जब मैं फाइनल एरिया लिखूंगा तो क्या लिखूंगा वो देख लेते हैं। तो फाइनल एरिया शुड भी, मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, चलो एरिया जो है वो क्या आएगा, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, लिमिट कहाँ जाओगे, dx पे है तो लिमिट इधर जाओगे, तो x बराबर 0 से लेकर 2 तक जाओगे, x बराबर 0 से लेकर 2 तक, x बराबर 0 से लेकर 2 तक, y डॉट dx। अच्छा y1 ऊपर की तरफ क्या है, y1 कितना है 2 की पावर x, ऊपर की तरफ कितना है 2 की पावर x, 2 की पावर x माइनस लोअर क्या है, नीचे वाला कर्व क्या है, देखो ध्यान से, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखा हुआ था 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखोगे 2x माइनस एक्स स्क्वायर, 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और डॉट dx, ये कुछ आ जाएगा। तो एरिया जो है वो कितना आ जाएगा, एरिया आ जाएगा बिटवीन 0 to 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर x माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा dx, करेक्ट। तो एरिया जो है वो कितना हो जाएगा 2 की पावर x का इंटीग्रेशन, तो एरिया बराबर 2 की पावर x का इंटीग्रेशन a की पावर x अपॉन ln2, यही होता है, ठीक है, ये आ गया a की पावर x अपॉन ln2, 2x का इंटीग्रेशन 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर बाई 2, और 2 से 2 काट देते हैं, चलो यहीं पर हटा देना है, ठीक है। अच्छा ठीक है, इधर क्या आएगा x³ बाई 3, इधर आएगा x³ बाई 3,
प्लस एक्स क्यूब बाय 3 अपॉन में 1 ही है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक चल रही थी, 0 से लेकर 2 तक चल रही है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक चल रही है, 0 से। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाओ और आंसर आ जाएगा। सबसे पहले एरिया बराबर अपर लिमिट 2 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 2 की पावर 2 अपॉन ln2, ठीक है, माइनस 4 प्लस 2 क्यूब 8/3 ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 2 की पावर 0 1 अपॉन ln2 माइनस x की जगह 0 डाला 0/3, ये आ गया ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब इतना करने के बाद ये जो है 0 to 2 के बीच में, अच्छा लिमिट तो अप्लाई कर ही दी ना हमने, लिमिट तो अप्लाई कर दी, सॉरी। तो अब आप सिंप्लीफाई कर लें बस, जो भी आ जाए थोड़ा बहुत। ये 4 अपॉन ln2 माइनस 1 अपॉन ln2, तो 4 अपॉन ln2 माइनस 1 अपॉन ln2 3 अपॉन ln2, तो एरिया जो आ जाएगा 3 अपॉन ln2। ये तो पूरा 0 ही हो गया ना, तो 8/3 माइनस 4, तो क्या हो जाएगा, प्लस ब्रैकेट में लिख लो इधर 8/3 माइनस 4, जो भी आए घटा लो यार, ये आ जाएगा तुम्हारा 3 अपॉन ln2, तो 3 4 जा 12, 8 माइनस 12 कितना, माइनस 4/3, ठीक है। इतना स्क्वायर यूनिट्स, ये जो है वो एरिया आ जाएगा। इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, ln2 के अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वैल्यू देख के पुट कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नोट करें। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पार्ट समझ में आया ना भाई। मैं कह रहा हूँ आपको कर्व स्केचिंग और आइडेंटिफिकेशन, बस ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगला है ना, बस ये वाला पार्ट नोट करना है अपने को। ठीक है, लिख लिया होगा, आई होप। मैं मिटाता हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूट द एरिया ऑफ द फिगर बाउंडेड बाय द पैराबोला। सब दो अलग अलग पैराबोला दे रखे हैं,
पहला पैराबोला की इक्वेशन है x बराबर -2/², दूसरा पैराबोला x इज इक्वल टू 1 - 3/², है ना। तो दो पैराबोला दे रखे। फर्स्ट इज गिवन एज x इज इक्वल टू -2/², सेकेंड इज x इज इक्वल टू 1 - 3/²। दीज आर द टू इक्वेशंस ऑफ पैराबोला। ये दो अलग अलग पैराबोला की इक्वेशन है और दोनों ही पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर हम x बराबर -2/² की बात करें तो -2/² और 1 - 3/², इसका एक रफ स्केचिंग सोचो। एक बात तो ये है ना, जैसे आपने यार x को 0 डाला तो अपने आप में y 0 है, अपने आप में क्या है, y 0 है। एक पार्ट क्लियर है कि ये भी 0 0 से पास कर रहा है, 0 0 से। अच्छा यहाँ देखो, अगर x की जगह आप 0 डालते हो ना, x की जगह 0 डालते हो तो y बराबर क्या आएगा इस केस में, ठीक है, y बराबर आ जाए। अच्छा एक बात और देखते हैं, x बराबर -y² की बात कर रहा है, y² बराबर माइनस समथिंग की बात कर रहा है, y² बराबर माइनस समथिंग की बात जब कर रहा है तो पैराबोला जो है ना, ये तो पता है कि अपने को ये जो पैराबोला होता है इस तरह से, दिस इज y² बराबर -x, यानी कि -x इज इक्वल टू y²। अगर स्टैंडर्ड की बात करें तो कुछ इस तरह से ग्राफ बनता है ना। तो सेम, क्योंकि ये पार्ट ओरिजिन इसका, अगर हम इसकी बात करें तो y बराबर -x/2 है ना, y² बराबर -x/2 है। तो बिल्कुल सेम तरीके से आप सोच सकते हो कि जब आपने x 0 रखा है तो y 0 रहा होगा। तो ये तो डेफिनेटली क्लियर है, 100% श्योर है कि इसका वर्टेक्स भी 0 0 है, इसका वर्टेक्स भी 0 0 है। तो सबसे पहले अगर मैं एक स्केच की बात करूं आपसे, तो जब पैराबोला ट्रेस करने जा रहे हो तो ये चीज़ देखो ध्यान से। दिस इज द पैराबोला, है ना, which has the equation x is equals to -2/², x is equals to -2/²। चलो मैं इसको यहाँ नहीं लिखता हूँ, कुछ और लिख देता हूँ। दिस इज x is equals to -2/²। ये तो एक पैराबोला है। अच्छा यार थोड़ा सा अगर मैं इसके बारे में सोचूँ, ये मिटाता हूँ, सेकंड वाले के केस में सोचो जरा, क्या दिया हुआ है देखना ध्यान से, x बराबर -1 या +1 - 3/², ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अच्छा ये पैराबोला इसे कहाँ कट करेगा, अपने को तो इससे मतलब है कि बहुत सारे पॉइंट देखो, कई बार क्या होता है जब हमें बहुत आइडिया नहीं होता ना, तो आप ये कोशिश करो कि जो दो कर्व दे रखे हैं वो आपस में एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। क्योंकि ऐसे आप अलग अलग पॉइंट पे सोचते रहोगे, 0 पे, y 1 पे, 2 पर, 3 पर, तो आपको ना उस पॉइंट पर उसके करस्पॉन्डिंग y तो मिल जाएगा या उसके करस्पॉन्डिंग x तो मिल जाएगा, पर आप उससे इस कंडीशन में नहीं आ पाओगे कि आप स्केच कर पाओ। तो मैं क्या सजेस्ट करना चाहूँगा आपको कि आप क्या करें, डायरेक्टली इन दोनों को इंटरसेक्ट करा के देख लें कि क्या, और एरिया तभी बाउंड हो रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, जब क्वेश्चन फ्रेम किया गया है तो ये तो डेफिनेटली श्योर है कि एरिया तभी बाउंड हो रहा होगा जब दोनों कर्व एक दूसरे को काट रहे होंगे। अगर वो कहीं काट ही नहीं रहे, इसका मतलब एरिया बाउंड नहीं होगा। तो अपने को किसके लिए जाना चाहिए, अपने को जाना चाहिए कि ये जो दो अलग अलग कर्व दे रखे हैं ये कहाँ कट कर रहे हैं, कहाँ कट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है। देखो दोनों के एब्सिसा अगर इक्वल हैं, दोनों के एब्सिसा इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल होगा, यानी कि -2/² ये बराबर है 1 - 3/² के। तो आप क्या बोलोगे, 3/² - 2/² यानी कि y² की वैल्यू 1, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ शायद, 3/² करेक्ट है ना, ठीक है भाई, है ना। तो दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल्स टू +-1, दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल्स टू +-1। अच्छा जब y बराबर +1 है तब x बराबर क्या होगा, सेकंड वाले से देखो, जब y बराबर +1 है, यहाँ लिख रहा हूँ, जब y बराबर +1 है तो x बराबर क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट x बराबर होगा 1 - 3 टाइम्स 1 का स्क्वायर। 1 - 3 इज व्हाट, 2 -2। अच्छा वो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना -1 से भी, जब y बराबर -1 है तब भी x जो है वो आपका -2 ही आएगा, देखेंगे। तो पॉइंट क्या मिल रहा है यार, बेसिकली यू हैव द पॉइंट, 2 पॉइंट्स -2,1 एंड -2,1। सो वी गेट 2 पॉइंट्स -2,1 एंड -2,-1। सिमेट्रिकल नहीं लग रहा कुछ, है ना। देखो
अब -2 -1 सोचो कहाँ पर होगा, यानी कि ये कर्व यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा होगा, जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है देखो -2 1 का मतलब क्या है, x पे नेगेटिव y पॉजिटिव, यहाँ कहीं होगा यार, x पे नेगेटिव y पॉजिटिव, ये पॉइंट कितना होगा -2 1, ये वाला पॉइंट कितना होगा, ये पॉइंट होगा नीचे की तरफ -2 -1, ये पॉइंट होगा -2 -1। दिस इज द पॉइंट -2 1, ये पॉइंट कितना होगा -2 -1, यानी कि कर्व जो है वो, अच्छा -2 ये वाला पॉइंट नहीं एग्जैक्टली, ये पॉइंट यहाँ कहीं मान लो आप तो सोचो ये वाला पॉइंट है, इधर सोचो ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तो अगर मैं कलर चेंज करूँ, अच्छा अब ये तो पता लग गया, यानी ये ग्राफ जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसा पैराबोला बन रहा है, तो ये भी यहाँ से कुछ बनेगा, ऐसी एक आइडिया मिल गया। अच्छा ये सोचो कि ये x को कहाँ कट करेगा, अगर ये कहीं x को कट करेगा ऑब्वियस सी बात है क्योंकि क्लोज्ड लूप बनेगा, जब ये x को कट करेगा तो जहाँ x को कट कर रहा होगा वहाँ y 0 हो रहा होगा, डेफिनेटली वहाँ y 0 हो रहा होगा। तो अगर मैं y 0 करा दूँ इसके लिए, है ना, इसके लिए y 0 करा दें, तो y 0 करने पर x बराबर क्या आएगा, कुछ सॉरी y एक्सेस पे ये कट करेगा ना, y एक्सेस पे कट करेंगे, तो y एक्सेस पे जहां ये कट करेंगे y 0 हो रहा होगा ना, y 0 हो रहा होगा, तो x पे अगर y 0 हो रहा है 1 आ जाएगा, पॉइंट कितना आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली आपको समझ में ये आएगा, मैंने फिर गलत बना दिया, हाँ नहीं सही है, इस तरीके से एक शेप बनेगी पैराबोला की, ये एक पैराबोला बनेगा शेप, है ना, इस तरह से एक शेप बनेगी। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है 0 0, ये तो पता ही लग गया, ये पॉइंट, और तो ये पॉइंट का मतलब क्या है, कर्व जो पैराबोला सेकंड वाला है, सेकंड वाला पैराबोला x एक्सिस पे जहाँ कट कर रहा है, तो x एक्सिस पे कट कर रहा है, ऑब्वियस सी बात y 0, तो ये पॉइंट जो है ना 1 0 आ जाएगा, ये पॉइंट अपने आप में कितना आ जाएगा 1 0 आ जाएगा, तो ये पॉइंट 1 0 आ जाएगा। अब तुम कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ये भाई एक बात सोचो, अब मेरी एक बात सोचना, मैं बता रहा हूँ आपको, जितना एरिया, ये मैं देखो थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ, जितना एरिया ये A1 मान लो ऊपर वाले का, इसको 80 मान लो, तो A1 क्योंकि ये सिमेट्रिकल है तो A1 जो है वो A2 के बराबर आएगा। तो अगर मुझे कंप्लीट एरिया A चाहिए तो A बराबर क्या कर दूं, है ना, वो ट्वाइस टाइम कर लूं किसी एक का निकाल के। अच्छा एक और चीज, हाँ कर लो, किसी से निकाल लो। तो ये सोचो ठीक है ना, अब इसमें ये कर्व बन गया, तो इसमें क्या करना है, अब एक का निकाल कर डबल कर देना, ठीक है। तो एक का निकाल कर डबल करने का मतलब क्या है कि आपको लिमिट निकालनी है, आप इस वाले पार्ट का एरिया निकाल लीजिए, अपर माइनस लोअर करेंगे, दिस माइनस दिस करना और लिख के देखना क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। उसको ट्वाइस करके निकाल सकते हो, या तो डायरेक्टली ट्वाइस करके निकाल लो, या फिर आप चाहो तो इसको अलग कैलकुलेट कर लो, इसको अलग कैलकुलेट, क्योंकि इस पे ये नीचे जा रहा है तो मॉड लगा देना, ठीक है। तो इस तरह से आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है आप इसको ट्राई करेंगे, इसके बाद कि एरिया कितना आएगा वो फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नोट करें, डायग्राम बनाएं, ठीक, कंप्लीट जरूर कर लेना। लिखो क्वेश्चन लिखो।
ठीक है, इसे कर लोगे, करेक्ट है भाई। कोई भी ना आप चलो यार बता ही देता हूँ, कोई भी हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप काट लेना ऐसे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 2 टाइम्स, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाओगे, 0 से लेके 1 तक, लिमिट लगाओगे 0 से लेके 1 तक, और 0 से 1 तक ऊपर क्या है, ये वाला है x1 माइनस x2 कर देंगे, तो ना x डॉट डी वाई कर रहे हो तो x1 माइनस x2 कर देना और डी वाई कर दो, क्योंकि x डॉट डी वाई लगाओगे ना, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिखिए, तो एरिया बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स 0 to 1। आगे काम आप कर लेना। x1 क्या है, ऊपर वाला कर्व देखो, है ना, इसको x2 मानो तो x2 माइनस x1 करो, या उसको x1 मान लो, तो बेसिकली ये आपका x1 का काम क्या करेगा, ऊपर वाला कर्व कितना है, इसको x1 माना है, फिर मैंने ये ध्यान रखना, और इसको x2 माना है। तो ऊपर वाला कर्व है कितना, ऊपर वाला कर्व है 1 माइनस 3y², ऊपर वाला कर्व है 1 माइनस 3y² माइनस x1, नीचे वाला कर्व है माइनस, है ना, और कितना माइनस, माइनस में माइनस का 2y², माइनस का 2y², यहाँ से यहाँ तक dy, ऐसा करोगे तो देखो अगले स्टेप में क्या आएगा, अगले स्टेप में आएगा यार, तो एरिया बराबर हो जाएगा, एरिया बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स 0 to 1, ठीक है। ये देखो क्या आ रहा है, 1 माइनस 3y² प्लस का 2y², तो ये आ जाएगा यार 1 प्लस का 2y², 1 माइनस y²। आई होप मैंने करेक्टली लिखा है, क्योंकि 1 तो ऐसे ही रहेगा, माइनस 3y² प्लस का 2y², तो कितना आएगा, माइनस y²। अब देखो 2 टाइम्स, चलो यहाँ पे लिख ही देता हूँ, आगे लिखता हूँ, एरिया बराबर 2 टाइम्स 0 to 1, ठीक है। 1 का कितना हो जाएगा y, और y² का हो जाएगा y³ 3, y माइनस y³ 3, ठीक है। लिमिट चेंज कर दो, जब कर लिया है 0 से 1 इधर लगा दो, ठीक है, ऐसा। तो एरिया बराबर 2 टाइम्स 1 माइनस 1/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0, 2/3, एरिया बराबर 4/3 आ जाएगा। तो इस तरह से निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये तो कैलकुलेटिव पार्ट था जो आप खुद भी कर सकते थे, बता दिया मैंने, कोई बात नहीं। तो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट पार्ट आपको समझ में आ गया होगा क्या है, वो है कि आपको बस ड्रॉ करना आना चाहिए समझ में अच्छे से। लिखो जरा, लिख लो। ठीक, ये तो बाद पहले ये कंप्लीट कर लिख लिया होगा, 4/3 कर लोगे। अगला जो है कुछ रिजल्ट है इंपॉर्टेंट, वो रिजल्ट आप एज अ क्वेश्चन भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, और आपको डायरेक्टली याद भी होने चाहिए, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट आप याद कर लो ज़्यादा बेहतर, इसलिए मैंने इसको यूजफुल रिजल्ट्स के लिख दिया। वैसे तो क्वेश्चन एनसीईआरटी में एज अ क्वेश्चन दिए हुए हैं, एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन की तरह दिया हुआ है कि एरिया ऑफ इलिप्स जो है वो स्टैंडर्ड इलिप्स का एरिया जो है πAB² यूनिट्स आता है, और ये हमने को याद होना चाहिए। तो आप याद कर लें, इतना आता है, और अगर एज अ क्वेश्चन हम चलो हम कर लेते हैं एक बार, है ना, पर स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह ध्यान भी रखेंगे, एज अ क्वेश्चन हम कर भी लेते हैं। तो अगर हम इलिप्स के एरिया की बात करें, इस एरिया ऑफ इलिप्स, है ना, एरिया ऑफ स्टैंडर्ड इलिप्स की बात कर रहा हूँ, शिफ्टिंग नहीं हुई है इसमें। इलिप्स की इक्वेशन है x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। एक इलिप्स की इक्वेशन है x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 1। अगर मान लेते हैं किसी इलिप्स की इक्वेशन दे रखी है ये, अब आपसे बोला जाए कि इसका एरिया निकालो, तो आई थिंक कि आप में से कई लोगों को ये पता होगा कि ये इलिप्स को जब आप ट्रेस करोगे तो कुछ इस तरह से शेप होती है ना, एग्जैक्ट सिमेट्रिकल होता है चारों में, ठीक है। तो ये इस तरह की शेप होती है। इसमें क्या होता है, अपने को पता होना चाहिए, जो a² होता है, ये जो होता है ये मेजर एक्सिस कहता है, दिस इज 2a। कुछ बेसिक बातें बता दे रहा हूँ बस, ज़्यादा थोड़ी डिटेल में नहीं। ये जो है 2b होता है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो है वो 0 0 हुआ, ये 0 0 हुआ। तो ये वाला पॉइंट अगर पूछा जाएगा आपसे तो आप बोलोगे a, 0।
दिस इज माइनस ए कॉमा 0, दिस इज 0 कॉमा बी, एंड द लास्ट पॉइंट विच इज 0 कॉमा माइनस बी। तो क्लियर है ना, सारे सिमेट्रिकल है। तो अगर आप एक का एरिया निकाल लो तो बाकी चारों मतलब 4 टाइम्स कर दो, तो किसी भी एक का लिखना है, इसका हम एरिया कैसे निकालेंगे, किसी एक पार्ट का एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे आसान क्या है हमारे लिए, सबसे आसान ये है कि मैं इस वाले पार्ट का एरिया लिख लूँ और 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो मैं क्या करूँ, इस वाले पार्ट का एरिया लिख के 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इस वाले पार्ट का एरिया लिख के 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, तो मैंने इसमें यहाँ पे एक वर्टिकल स्ट्राइप काटा जिसका क्या है dx है और ये y के अलॉन्ग है, तो y है। इसमें इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद होने चाहिए, उनका क्या यूज़ है वो हम देखते हैं। तो एरिया बराबर क्या आएगा, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये बस आप एरिया बराबर हो जाएगा। अब कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करोगे जरा ये देख लो, कहाँ से 0 से a, क्योंकि लिमिट ये लगेगी अपनी, अब तो केवल इसकी बात कर रहे हैं ना, 0 to a की बात कर रहे हैं। तो 0 to a एक पार्ट का एरिया निकाल रहे हैं, बाद में 4 से गुणा कर देंगे, उसका 4 गुना एरिया आएगा। तो अगर मैं इसकी एरिया की बात करूँ, टोटल की चलो बात कर लेते हैं, तो 0 to a लिमिट लगाएंगे, है ना, 0 to a लिमिट लग जाएगी 0 to a। कंप्लीट एरिया की बात करो तो पहले ही 4 से गुणा कर दो, और y डॉट डी एक्स ये अपने लिखा। तो देखो इसके आगे कैसे सॉल्व करोगे, तो एरिया बराबर हो जाएगा 4 टाइम्स 0 to a। अब y डॉट डी एक्स का क्या मतलब है, y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, दिस इम्प्लाइज दैट y की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर टाइम्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और इधर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। करेक्ट है क्या, तो y बराबर क्या आएगा, y बराबर आएगा b बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y बराबर आएगा b बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब b बाई ए को बाहर ले लो तो एरिया आ जाएगा 4 टाइम्स b बाई ए इंटीग्रेशन 0 टू a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब जब आप ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का एरिया लिखते हो तो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन याद होना चाहिए, क्या है, ये हो जाएगा 4b अपॉन ए, ये होता है यार फॉर्मूला x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, ये फॉर्मूला होता है इसका 0 टू a। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, आप प्रूव कर सकते हैं इसको, ये आता है ना। तो a बराबर b 4b बाई ए ये आ जाएगा, और हम जैसे ही अपर माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो एरिया बराबर आ जाएगा 4b अपॉन ए, एरिया इज इक्वल टू 4b अपॉन ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट लगाओ तो ये हो जाएगा a बाई 2, और जैसे ही आप a रखोगे तो दिख रहा होगा ना a बाई 2 इंटू 0 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा a बाई 2 इंटू 0, चलो मैं लिख दे रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। फिर इसमें a रखोगे, तो जब इसमें a रखोगे तो साइन इनवर्स a बाई ए, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 इज पाई बाई 2, तो a स्क्वायर पाई बाई 2 आ जाएगा, है ना, a स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 2, तो प्लस a स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 2, ऐसा कुछ आ जाएगा। दिस इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एंड व्हाट इज लोअर लिमिट, ये पूरा 0, साइन इनवर्स 0 इज अगेन 0, तो ये आ गया आपका पार्ट। तो एरिया शुड बी इक्वल टू 4b अपॉन ए, दिस पार्ट पाई ए स्क्वायर बाई 4, 4 से 4 चला गया, a से a चला गया, तो दिख रहा है एरिया जो आएगा वो आएगा पाई ए बी स्क्वायर यूनिट्स, है ना। तो दिस इज़ द फॉर्मूला स्टैंडर्ड जिसको हमने ड्राइव किया, इसको आपको याद रखना है, रिजल्ट मैंने बता दिया ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है होल एरिया ऑफ द एलिप्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इज पाई ए बी स्क्वायर यूनिट्स, नोट करें।
ठीक है, बाकी के जो 2 स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं इसको मैं आपके सेल्फ प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ। आप ये रिजल्ट तो याद करेंगे ही करेंगे, और एज अ क्वेश्चन जैसे मैंने पहला वाला निकाला है वैसे इसको आप सॉल्व भी करके ज़रूर देखें याद करने से पहले, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आ रहा है। क्योंकि अब आई होप आप कर सकते हो। यहाँ पर 2 कर्व के बीच में बाउंड हो रहा है, ये आएगा। अगर 2 पैराबोला है y² बराबर 4ax और x² बराबर 4ay, तो इनसे जो बाउंड होगा वो 16ab/3 होगा। ठीक है, ये मुझे लगता नहीं आपको इसमें ऐसा कोई दिक्कत आएगी। जल्दी से अगर लिखना चाहे तो नोट कर लें एक बार, या देख लें एक बार, या स्नैपशॉट लेना चाहे तो वो कर लें। ठीक है, एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द पैराबोलाज है ना। और थर्ड जो है, थर्ड ये मिटा रहा हूँ मैं, थर्ड दूसरा, अगर एक पैराबोला y² बराबर 4x दे रखा है, चलो मैं इसका डायग्राम बना ही दे रहा हूँ, सेकंड वाला आप बना लीजिएगा। y² बराबर 4x ये पैराबोला होता है, एंड द लाइन y बराबर mx है ना। y बराबर mx आप सभी जानते हो, y बराबर mx इज द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो इसके बीच में जो एरिया अगर कभी बाउंड पूछ रहा है तो वो आता है 8a² ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला पार्ट, बी वाला पार्ट जो 2 पैराबोला के बीच में बाउंड हो रहा था, वो आपको याद भी करने हैं रिजल्ट, और इनको करना भी है, प्रैक्टिस भी करनी। ठीक, लिख लिया होगा आपने। चलो एक बार नोट कर लो यार, अच्छे से लिख लो ना सारी चीज़ें, लिख लो, पॉइंट नोट कर लो। पहला वाला तो प्रूफ कर ही लोगे, दूसरा वाला पॉइंट लिख लो, फिर तीसरा वाला पॉइंट लिख लेना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू sin 2x x एक्सेस एंड द लाइंस x इक्वल्स टू π/4 एंड x इक्वल्स टू 3π/4, इनके बीच में जो एरिया बाउंड हो रहा है उसके बारे में बात करनी है। सबसे पहले तो देखो एक बात आपको पता भी होनी चाहिए, y बराबर sin x का ग्राफ और sin 2x का ग्राफ है ना, sin 6x का ग्राफ, जब आप इस एंगल पे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इससे बेसिकली हो क्या रहा है, जैसे जो वैल्यू देखो sin π/2 कितना होता है, sin 91 होता है, sin 90 अभी भी 1 होगा, तो डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस समझ में आ रहा है? पहले तो आपको समझ में आनी चाहिए, फील आनी चाहिए। भाई देख, ये जो है ना, जब x की वैल्यू π/2 होगी तो ये वैल्यू 1 होगी, और ये π/4 पे ही 1 हो जाएगा। रीज़न क्या है? क्योंकि तुमने डबल कर रखा है ऑलरेडी पहले ही, तो ये 1 हो जाएगा। यानी कि ग्राफ में कोई चेंज नहीं आएगा, बस जो एंगल हैं वो क्या हो जाएंगे, जहाँ π/2 लिखते थे पहले वहाँ π/4 लिखोगे। ये बात समझ में आनी चाहिए, करेक्ट है? तो अब कुछ नहीं बचा इसमें, इतनी बात अगर समझ में आ रही तो कुछ नहीं है। ये देखो, ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि नीड नहीं है। ठीक है, वैसे भी पीछे नीड ही नहीं है ना अपने। तो ये जो है ना, देखो यार, ये तो 0 पे 0 ही रहेगा, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा।
ये 0 है। यहाँ π/2 होता था किसी टाइम, अब π/4 होगा, क्योंकि ये ग्राफ साइन x का नहीं है, ये ग्राफ साइन 2x का, ये ध्यान रखें। एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा भाई। अगर ये π/4 है, अगर ये सोचो ना, यहाँ पर क्या होता है एक्चुअली, यहाँ पर होता था पाई, तो अब कितना हो जाएगा, अगर पाई होता तो पाई कब बनेगा, जब π/2 बनेगा, तो π/2 बना दिया, करेक्ट। यहाँ पे कितना आता था, यहाँ आता था 3π/2, π/2 पाई 3π/2, तो 3π/2 अब कब बनेगा, जब 3π/4 होगा। तो एक्चुअली अब ये क्या है, अब ये 3π/4 है। आई होप समझ में आ रहा होगा यार, है ना। तो यहाँ से तो बेसिकली तुम्हें कहाँ से कहाँ तक का एरिया निकालना है, अब वो भी समझ में आ गया होगा। तुम्हें एरिया निकालना है ये, यहाँ से यहाँ तक। तो जब ये एरिया ये निकालना है, इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब समझ रहे हो कि आपको जो है ना ये वाले पार्ट का एरिया चाहिए, इसका और इसका, ये अबव द एक्स एक्सेस, ये बिलो द एक्स एक्सेस, निकाल लेते हैं। तो एक बार क्या करूँगा, π/4 से π/2 जाऊँगा, एक बार π/2 से 3π/4 जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो थोड़ी सी चेंज हो रही है, ठीक है। तो एरिया शुड बी इक्वल टू, एरिया जो है वो बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन, पहले मैं कहाँ से कहाँ तक चलूँगा, π/4 से π/2, π/4 से लेके π/2। क्या मॉड लगाऊंगा, नहीं, क्या मॉड लगाऊंगा, नहीं। रीज़न क्या है, रीज़न क्या है, मॉड क्यों नहीं लगाऊंगा, मॉड इसलिए नहीं लगाऊंगा क्योंकि π/4 से π/2 के केस में ये जो है x के ऊपर है। अगर x के ऊपर है तो इस केस में ना, यहाँ पर ध्यान दो, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, तो y डॉट dx करेंगे, तो y की वैल्यू क्या है, sin 2x डॉट dx प्लस, जब मैं बात करूँगा π/2 से 3π/4 की, तो मैं इसको लिखूँगा मॉड sin 2x dx, ठीक है, मॉड sin 2x dx, करेक्ट है। अब आप कर सकते हैं, ठीक है, कर लोगे आई होप। ठीक है, सॉल्व कर लेना, इसको मॉड में ले लो, ठीक है। तो जब देखो क्या आएगा यार, एरिया आ जाएगा आपका sin 2x का कितना होगा, माइनस cos 2x/2, ठीक है। ठीक है, यही आएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट इज व्हाट, π/2। तो जैसे ही आप यहाँ पर π/2 रखेंगे तो ये cos पाई बन जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस cos पाई, करेक्ट है, माइनस cos पाई पूरे के अपॉन में 2, माइनस लोअर लिमिट इज व्हाट, देखो π/4 रखोगे ना तो ये क्या बन जाएगा, π/2, तो माइनस का cos π/2 और पूरे के अपॉन में 2 ब्रैकेट क्लोज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस, आगे देखें यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा माइनस का cos पाई, माइनस का cos पाई अपॉन 2, अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट लगाओगे तो कितना हो जाएगा, माइनस cos π/2 अपॉन 2, ठीक है। ये जो है इस तरह से हो जाएगा, ठीक। ये देखिए मॉड लगा लीजिएगा। आगे चलते हैं, आगे क्या होगा, आगे देखें, ये cos पाई कितना होता है, -1 होता है, तो -1 और ये माइनस, तो कितना जाएगा, प्लस का 1/2, ये चीज़ जीरो में कन्वर्ट हो रही है क्योंकि cos π/2 जीरो होता है, तो ये अल्टीमेटली आएगा क्या, एरिया आएगा 1/2, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एरिया आएगा 1/2, ठीक है,
1/2 आप कंप्लीट कर लीजिएगा, थोड़ा सा स्पेस की वजह से मैंने किया नहीं। फिर अगेन ये चीज़ देखो कितनी आ जाएगी, ये चीज़ आएगी यार दोस्त फिर से माइनस का 1/2, ठीक है। ठीक, तो ये कितना आ रहा है, ठीक है, ये आपने देखा कितना आ रहा है 1/2 आ गया, और यहाँ से भी देखो कितना आएगा cos π/2 कितना -1, अगेन कितना, ये देख रहे हो कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, -1 और माइनस प्लस का आ जाएगा, तो सेम जो भी आ जाए एरिया कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो इस तरीके से हम एरिया जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। लिख लीजिएगा, उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, कंप्लीट नहीं कर रहा मैंने कर दिया, अब आप आगे कंप्लीट कर लीजिएगा, एक लाइन का है बस। तो है ना, ग्राफ जो है बना लेंगे इस तरीके से, लिखे नोट करें। ठीक है, बाकी ठीक। फाइंड द एरिया, इसका एरिया वैसे कितना आ रहा है, शायद 0 आ रहा है क्या, कुछ मिस्टेक करी है शायद, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, रुक जाओ, ये मिस्टेक कर दी है यार। ठीक, ये मॉड जो है इस फंक्शन पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 वो करेक्ट कर लेना, तो आंसर इसका 1 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 1 यूनिट्स आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस एंड दिस, तो ये हो जाएगा मॉड x-1 प्लस मॉड -y-1। ठीक, इसका एरिया जो है 1, इसका निकालना। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा था ये समझ लो एक बार, ये तो आएगा यार तुम्हारा माइनस का 1/2, ठीक है। ठीक, करेक्ट है। अगला कितना आएगा, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाई x-1 प्लस y प्लस 1 बराबर 1। इस केस में जो है ना आपका एरिया कितना आएगा वो देखते हैं। तो एरिया कितना आएगा, मॉड x-1 प्लस मॉड y-1। सुनो, मॉड x-1 की जब बात करोगे, देखो इसको आप जैसे करना चाहो वैसे, मैं एक तरीके से बता दे रहा हूँ। जैसे मॉड की बात है तो ये सिंपल क्वेश्चन है, तो मॉड x-1 को कैसे लिख रहा है, मॉड x-1 का मतलब क्या है, मान लेते हैं मैंने दो चीज़ें डिसाइड करी कि जब एक x पॉजिटिव था एक x नेगेटिव था, मुझे नहीं पता क्या, जब x पॉजिटिव था तो ये x-1 ही आएगा, जब x नेगेटिव था तो ये आएगा 1 - x। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्योंकि माइनस से ऑपरेट होगा। सेम तरीके से ना, सेम तरीके से y-1 इस ये क्या दे देगा, y-1 दे देगा अपने को, तो y-1 दो चीज़ें दे देगा। एक तो जब y पॉजिटिव है, y नहीं पूरा x-1 एक्चुअली, बेसिकली x-1 पॉजिटिव है ना, या तो x-1 पूरा ही पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो उस केस में ये दो रिजल्ट देगा। ऐसे ही सेम चीज़ दो रिजल्ट ये दे देगा, क्या, एक तो y-1 मिलेगा यहाँ से, पॉसिबिलिटी क्या है, एक 1 - y होने की पॉसिबिलिटी है। तो अगर मेरे पास ये दो पॉसिबिलिटी हैं, अब ये क्या लिखा हुआ है, देखो इक्वेशन अगर आप बनाओगे तो क्या बनेगी, आप तो सिंपल ये सोचो यार। ठीक, ये जब आप इनको ट्रेस करेंगे ना तो आपको दिख रहा होगा, क्लियर दिख रहा होगा। सिचुएशन कुछ इस तरह से बनती दिखेगी। जब ये इस तरह से बनती दिखेगी, ये वाला पॉइंट अगर आपसे पूछा जाएगा, ये काम करके देखना एक बार, अगर नहीं आएगा तो हम डिस्कस कर ही लेंगे, बता देना मुझे नहीं समझ में आया तो। 1, 0 होगा, ये पॉइंट होगा -1, 0, ये पॉइंट होगा 0, 1 एंड दिस पॉइंट इज 0, -1। और ये बेसिकली ना अपने आप में एक स्क्वायर होगा। ये क्या है, स्क्वायर ऑफ यूनिट लेंथ। ये क्या है, स्क्वायर ऑफ यूनिट लेंथ। भाई यूनिट लेंथ का स्क्वायर है, तो एरिया जो होता है क्या होता है, लेंथ इंटू
एरिया साइड का स्क्वायर होता है, करेक्ट है ना। तो यूनिट लेंथ नहीं, सॉरी यूनिट तो मैंने गलत लिख दिया, उसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी ना। लेंथ कितनी होगी, देखो -1, 0, 0, -1 के बीच की दूरी निकालोगे तो कितनी आएगी, √2 आएगी, क्योंकि -1 0 का स्क्वायर 1, 0 -1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2, 2 का कितना हो जाएगा √2। ये जो डिस्टेंस की अगर हम बात करें, अगर ये पॉइंट ABCD ले लिए जाएँ, अगर ये पॉइंट ABCD ले लिए जाएँ, अगर ये पॉइंट ABCD ले लिए जाएँ, ABCD, तो ये जो डिस्टेंस होगी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, AB बराबर BC बराबर CD इज इक्वल्स टू DA। ये कितना आएगा, ये आएगा √2। तो अगर हमसे एरिया पूछा गया, एरिया डायरेक्ट, तो कितना हो जाएगा √2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर यूनिट्स, है ना, 2 स्क्वायर यूनिट्स का एरिया आ जाएगा, करेक्ट है। और ठीक, इस क्वेश्चन को आप जो है, ये तो एक नॉर्मल अप्रोच हो गई, इसको आप ट्राई करेंगे एक बारी एरिया अंडर द कर्व के फॉर्मूले से, इंटीग्रेशन से, वो ट्राई करें तो उससे भी कितना आएगा वो मुझे बताएंगे आप लोग, ठीक। वैसे कुछ नहीं है, अगर डायग्राम बना लिया, एक स्टेप काट के 4 से कर देना, लिमिट लगा देना 0 से लेके 1 तक की, आपको आंसर आ जाएगा भाई, कर सकते हो वैसे तो। चलो डिस्कस कर ही लेते हैं यार, है ना, वो भी कर लेते हैं, वाला पार्ट भी खत्म हो जाएगा। मान लेते हैं मैं यहाँ कर रहा हूँ, लिमिट क्या हो जाएगी 0 to 1 y.dx, सोचो इस वाले, ठीक है, क्या होगा, इसका एरिया निकाल लो, वैसे ट्रायंगल का भी निकाल सकते हो, और 4 से गुणा करो तब भी आ जाएगा। करना, अच्छा वो वाला पार्ट तुम खुद ही से करना, और उससे देखना यही आपको आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। अगर वो नहीं होता है आपसे, उससे नहीं हो पा रहा है तो मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट सेशन में करा दूंगा। तो बेसिकली आज के लिए हम यहाँ तक ही रखते हैं, और ठीक है, इसके बाद के क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर से। जितना भी आज पढ़ाया गया इसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।